तारीख 3 जनवरी को ही अमेरिका ने, ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया। एक तरफ ड्रग्स के व्यापार का बहुत बड़ा विलेन वेनेजुएला को घोषित करने की बात है, इराक पर यह कहकर कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पूरा इराक तबाह कर दिया। हमेशा अमेरिका के लिए विदेश नीति में एक बात रही है, न खाता न बही, जो अमेरिका कहे वही सही। नमस्कार। जनवरी 2026 जब सारी दुनिया एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी और वैश्विक भू राजनीति जिस तरह 2025 में उलझी हुई थी, सबको उम्मीद थी कि 2026 बेहतर होगा। लेकिन 3 जनवरी को ही अमेरिका ने, ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया और इस अटैक के बाद, इस आक्रमण के बाद फिर से अमेरिका यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वह दुनिया का पुलिस है। जी हां, यह वही ट्रंप है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार की इतनी इच्छा थी कि इन्होंने भारत जैसे अपने दोस्त को खो दिया और इस हसरत भरी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या किया, और अभी 2026 में इसकी शुरुआत उन्होंने ड्रोन, बम, मिसाइल वेनेजुएला पर अटैक करके शुरुआत कर दी। अब पहला मुद्दा यह आता है, यह अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर हम पूरे वैश्विक संदर्भ को देखें, ग्लोबल हिस्ट्री को देखें, वैश्विक इतिहास को देखें, तो अमेरिका यह हमेशा करता आया है। कभी लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर, कभी मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर, कभी ड्रग्स के नाम पर, कभी एंटी टेररिज्म के आधार पर। यह बात अलग है कि अमेरिका इस समय यह नहीं पूछता कि यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद क्या कर रहा है। बिना सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित किए, नाटो के सहयोग से इसने जो 90 के डेकेड में युगोस्लाविया में किया, या फिर गल्फ वार इराक पर यह कहकर कि उसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, पूरा इराक तबाह कर दिया। और बाद में जब वहां केमिकल वेपन्स नहीं मिले तो पूछा गया, भैया आपने अटैक किया था, वहां WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मिले नहीं। तो अमेरिका ने कहा सॉरी, नहीं मिला। पूरा देश तबाह हो गया, सद्दाम हुसैन मार दिए गए। और आप सोचिए, अमेरिका ने एक केवल इस संदेह पर कि उनके पास केमिकल वेपन है, पूरा इराक तबाह कर दिया। और हालात यही नहीं रही पूरे इतिहास में, चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा हो, इराक का मुद्दा हो, युगोस्लाविया का मुद्दा हो, और सभी जगह जहां ये गया, और हाल ही में अफगानिस्तान को देखी, सभी जगह हमला किया, लेकिन कहीं पर भी शांतिपूर्ण स्थिति नहीं बना पाया। और आज भी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने में ये सारी जगहें बहुत ही एक तरह से बेचैन स्थिति में है, अशांति को जन्म देती हैं। द हिंदू का आर्टिकल है वेनेजुएला एक्सप्लोजन्स लाइव अपडेट, और बोलता है कि अब वेनेजुएला भी रिटेलिएट करेगा, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। जब सारी तरफ जियोपॉलिटिक्स उलझी हुई है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास संघर्ष में शांति नहीं हुई है, बहुत सारे ऐसे विषय थे, यमन में हाउथी विद्रोहियों ने रेड सी को टेरराइज कर रखा है, और यहां तक कि सऊदी अरब और यूएई के बीच भी संघर्ष की स्थिति है। ऐसे में ट्रंप का यह कदम पुनः वैश्विक भू राजनीति को उलझाने वाला साबित होगा, इसमें तो कोई साबित नहीं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आप जरा इस बात को सोचिए कि शांति की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना बम और मिसाइल से की जा सकती है। यह अमेरिकी मॉडल है। एक वो भारत है जो गांधी के बातों पर चलता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, लाठी और चरखे से आजादी की बात हुई। और अमेरिका दुनिया में जहां चाहता है, इसीलिए कहा जाता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और अमेरिका ने इसको चरितार्थ कर रखा है। अब वेनेजुएला की अगर बात करें तो अब वेनेजुएला पर अमेरिका का यह अटैक अचानक नहीं है। पिछले कई दशकों से अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध इस मोड़ पर आ चुके थे कि एक ना एक ऐसी आक्रामक स्थिति का बनना तय था। और जब ट्रंप 2.0 आए हैं तो कुछ ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिसको लेकर
यह कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं थी कि उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। सबसे पहले अगर वेनेजुएला की बात देखें तो आप सब जानते हैं दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है वेनेजुएला, और इसी के बगल में है कोलंबिया, और कोलंबिया दुनिया के सबसे ज्यादा कोकीन उत्पादक देशों में है। अब यहीं से वो रचना जुड़ती है, और अगर इस मैप को देखा जाए तो बेसिकली वेनेजुएला, ये लिखा है ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स एलोंग द वेनेजुएला कोलंबिया बॉर्डर। कोलंबिया में उत्पादन होता है और ट्रैफिकिंग रूट में वेनेजुएला के रास्ते होते हुए यह अमेरिकी देशों में पहुंचता है। ऐसे में यही बात कहना इस मैप के द्वारा पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि वेनेजुएला ड्रग्स का उत्पादक देश नहीं है। वो एक तरह से जो ट्रैफिक रोड है उस पर पड़ता है ड्रग के, लेकिन अमेरिका ने आरोप लगाया और प्रश्न ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने उस पर हमला क्यों किया, वेनेजुएला पर? क्योंकि ऐसे तो कहेगा नहीं मुझे उसके तेल संसाधनों पर कब्जा करना है। वास्तव में यह बताया गया कि यह ड्रग्स के खिलाफ अभियान है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह ड्रग्स के लिए नहीं, यह कहीं ना कहीं तेल संसाधनों पर कब्जे की रणनीति है। वेनेजुएला पर आरोप लगाते हुए अमेरिका ने कहा कि वह नार्को स्टेट बन गया है और खुद वहां की सरकार एक तरह से ड्रग्स को बढ़ावा दे रही है, ड्रग्स व्यापार को बढ़ावा दे रही है। और यही नहीं, कार्टेल दे सेलोस नामक एक संगठन है, कार्टेल दे लॉस सेलोस, और एक और संगठन है जिसका नाम है ट्रेन द आर्गागुआ, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाते हुए पहले तो उसके जो दोनों संगठन थे उसके एफटीओ घोषित कर दिया, और यहां तक कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया अमेरिकी प्रशासन ने। आप सोचिए, ड्रग्स के व्यापार को मुख्य मुद्दा मानते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर $50 मिलियन का इनाम रखा है। और दूसरा उनका यह भी मानना है कि मादुरो लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रणाली से नहीं चुने गए, वो तानाशाह हैं। और इसीलिए जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 2019 के चुनावों को लेकर अमेरिका इसे सही चुनाव नहीं मानता, क्योंकि यह हमेशा से आरोप रहा है मादुरो पर कि इन्होंने अपनी निरंकुशता के बल पर चुनाव मैनेज कर एक तरह से सही तरीके से चुनाव प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। याद रखिएगा, 2017 में ही मादुरो के खिलाफ एक जोसेफ गाइदो साहब थे। इन गाइदो साहब को राष्ट्रपति कार्यकारी घोषित कर दिया था अमेरिका ने। लड़ाई तो वहीं से चल रही है। अब एक तरफ ड्रग्स के व्यापार का बहुत बड़ा विलेन वेनेजुएला को घोषित करने की बात है, दूसरी तरफ उस पर आरोप है कि वहां लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। मादुरो जबरदस्ती राष्ट्रपति चयनित होते हैं, दिखा रहे हैं लोकतांत्रिक, लेकिन वास्तव में वो तानाशाही तरीके से जीते हुए हैं। और अमेरिका बहुत दिनों से चाहता था कि उनके मादुरो के खिलाफ किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाए। और इन्हीं सब हालात में जब ऐसी कोई चीज नहीं बनती दिखाई दी तो उन्होंने इस बार सबसे पहले ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के द्वारा पूरी नाकेबंदी कर दी, और यहां तक कि वेनेजुएला के जो तेल टैंकर जा रहे थे उनको कब्जा करने, उन पर एक तरह से उसे कैप्चर करने के लिए अमेरिकी सरकार ने अपने जहाजों को, अपनी नौसेना को यह आदेश दे दिया और कहा कि इसी के बहाने ड्रग्स का व्यापार होता है, हमें इस तेल को रोकना है। अब जब ये सारी बुनियाद होती है तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं, ये सारा खेल है तेल का। आप जानते होंगे वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल भंडार है। कहा जाता है 303 बिलियन बैरल का
भंडार है वेनेजुएला के पास, मतलब सऊदी अरब से भी ज्यादा भंडारण क्षमता रखता है तेल की। और आप जानते हैं तेल का ही तो खेल है सब कुछ। इस समय जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं ऑयल के इर्द गिर्द घूमती है। अब शुरुआती दौर में अगर हम इतिहास में जाएं तो जब 1830 से 35 में वेनेजुएला स्वतंत्र होता है पूरी तरह स्पेन से, यहां से अमेरिका के साथ इसकी रिलेशन अप्स एंड डाउन से शुरू होती है। और शुरुआती दौर में आप सबको याद होगा एक मुनरो डॉक्ट्रिन है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो बने थे तो 1823 में 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन आया और मुनरो ने कहा हमारे पड़ोस में बाहरियों की जगह नहीं है। उन्होंने यूरोपीय देशों को खासकर अपने आसपास के क्षेत्रों में आने से मना कर दिया और यहीं से अमेरिकी साम्राज्यवाद शुरू होता है। यूएसए ने न केवल नॉर्थ अमेरिका बल्कि साउथ अमेरिका के और इवन मध्य अमेरिका और करेबियाई देशों, लैटिन अमेरिकी देशों पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की कि उनके अनुसार चला जाए। और इसी मुनरो डॉक्ट्रिन का एक नया संस्करण ये जो ट्रंप ने अटैक किया, इसको इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि वेनेजुएला कैसे किसी अन्य देश के प्रभाव में जा सकता है। और फिर इस तरह से जब जिगजैग शुरू होता है स्टोरी की कहानी, ऑब्वियसली वेनेजुएला के पास तेल के भंडार हैं, लेकिन पैसा और तकनीक अमेरिका के पास है। अमेरिकी कंपनियां यहां आती है, बहुत सारी रिफाइनरी, बहुत सारी अपनी शाखाओं की स्थापना करती हैं, रिलेशन आगे बढ़ती है। लेकिन 1976 में वेनेजुएला अपने सारे इन तेल संसाधनों का नेशनलाइजेशन कर देता है, राष्ट्रीयकरण कर देता है। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब है कि अब सरकार का प्रभुत्व है, इस पे अब विदेशी कंपनियां और अमेरिकी देशों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब अमेरिकी कंपनियां इतने रिच संसाधनों से, उनके फायदे से वंचित होने लगी और यहीं से कहानी में, रिलेशन में वेनेजुएला अमेरिका की जिगजैग आने लगा। क्योंकि याद रखिए, जब तक तेल पूंजीवादी था, जब तक तेल पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा था, वेनेजुएला में लोकतंत्र भी था और वेनेजुएला में ड्रग्स भी नहीं था। लेकिन जैसे ही तेल समाजवादी हो गया, जैसे ही तेल का राष्ट्रीयकरण हो गया, वेनेजुएला विलन हो गया, वेनेजुएला ड्रग्स का एक तरह से माफिया देश हो गया। आप समझिए अमेरिका की इस नीति को, क्योंकि हमेशा अमेरिका के लिए विदेश नीति में एक बात रही है, न खाता न बही, जो अमेरिका कहे वही सही, जैसे मैंने स्टोरी इराक की बताई थी। अब यहां पर जब इस तरह से हालात चलते रहते हैं और 1998 के आसपास वहां ह्यूगो सावेज राष्ट्रपति चुने जाते हैं वेनेजुएला के, और सावेज समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। और समाजवादी विचारधारा मतलब एक तो आइडियोलॉजिकल, वैसे तो 1991 में सोवियत संघ कोलैप्स कर जाता है, वो शीत युद्ध, वो डाइपोलर वर्ल्ड टूट जाता है, पूंजीवाद साम्यवाद की वो दूरी वैचारिक रूप में अब नहीं देखी जाती, लेकिन तब भी समाजवादी प्रभाव से सावेज रहते हैं और वो अमेरिकी साम्राज्यवाद, अमेरिका की कठपुतली बनने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं तेल चाहे हमारा जैसे बिकेगा, जहां हमें लाभ होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रीय हित से हम समझौता नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो यहां से वो आगे बढ़ते हैं और आश्चर्य होगा आपको कि वेनेजुएला के टोटल निर्यात का पहले केवल 71% ऑयल का हिस्सा था निर्यात का, और 2013 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 98% टोटल एक्सपोर्ट ऑफ वेनेजुएला में तेल का निर्यात था। मतलब सावेज ने तेल को इतना रिच संसाधन बनाया और एक्सपोर्ट में केवल तेल के द्वारा वेनेजुएला एक संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल होने लगा। लेकिन यह भी एक बात है और लेसन है देशों को, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था केवल तेल पर आधारित रह गई और केवल एक संसाधन पर आधारित रहोगे तो क्या होगा, उसका बेस्ट एग्जांपल है वेनेजुएला। वेनेजुएला में इसके बाद ह्यूगो सावेज के बाद मादुरो राष्ट्रपति बने और 2013 से लेकर अब तक यही राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये सावेज के उत्तराधिकारी हैं। अमेरिका साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं तो अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं होते और इन्हीं के खिलाफ वैकल्पिक
सत्ता केंद्र खोलने का प्रयास अमेरिका करता रहा है, यहां तक कि तख्ता पलट की भी कोशिश की। जो मैंने बताया था कि जोसेफ गायदे को कार्यकारी राष्ट्रपति तक घोषित कर दिया अमेरिका ने। मादुरो लेकिन माना नहीं, और जब नहीं माने तो 2013 के बाद ये सारी चीजें जब चलती रही तो अमेरिका ने अब कड़ा एक तरह से प्रभाव दिखाना शुरू किया। अब उसने वेनेजुएला के तेल एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित करना शुरू किया, और इसी समय एक और घटना होती है कि मार्केट में जो है कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट आती है। जो देश केवल तेल के निर्यात पर आधारित है, जब कच्चे तेल की मांग में कमी आने लगी या फिर यह कहें कि उसके मूल्य में गिरावट आई, तो ऑब्वियस सी बात थी कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। और वहां करप्शन ने, हाइपर इन्फ्लेशन ने, प्रतिबंधों ने यह हालत किया कि आपको आश्चर्य होगा, वेनेजुएला बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति से गुजरने लगा और लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए। इस लेवल पर महंगाई बढ़ी और अमेरिका ने प्रतिबंध कर पूरा चाहा कि वेनेजुएला को डिस्ट्रॉय कर दें, वेनेजुएला घुटनों पर आ जाए। लेकिन इसी समय वेनेजुएला ने अपनी मार्केट को रूस, चीन और ईरान के लिए खोल दिया, और अब ये देश रूस, चीन और ईरान, जिसे हम एक तरह से आरसीआई कह सकते हैं, इन देशों ने वेनेजुएला का तेल लेना शुरू कर दिया, जिससे वेनेजुएला की इकोनॉमी बची रही। अब अमेरिका के लिए तमाचा था। उसने सोचा कि सैंक्शन लगा देने के बाद, प्रतिबंधों के बाद वेनेजुएला टूट जाएगा और हमारी बात मानेगा, लेकिन उसे विकल्प मिल गए। और ऐसे में वेनेजुएला पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। यह बात अलग है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था जो संपन्नता की ओर थी, आज की हालत यह है कि $1 में 304 बोलीवर, बोलीवर वहां की मुद्रा का नाम है वेनेजुएला की, तो लगभग 304 बोलीवर होते हैं। तो $1 के मुकाबले इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है दोनों के एक्सचेंज रेट की। तो सावेज के समय लगातार ऐसी स्थिति बनी, और खासकर एक समय तो ऐसा आया कि वेनेजुएला एक दिवालियेपन से गुजरने लगा। आर्थिक स्थिति डमाडोल रही और आज भी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं है, लेकिन मादुरो अभी भी अपनी संप्रभुता से, अमेरिकी दबाव को एक तरह से किसी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं हुए। और ऐसे में जब सब कुछ करके अमेरिका ने देख लिया, तो उसके पास एक ही अब ऑप्शन बचा था कि अटैक करे। आप याद रखिए, सबसे बड़ा भंडारण तेल का, क्रूड ऑयल का माना गया इसके वेनेजुएला के पास है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो वेनेजुएला का तेल है वो हैवी क्रूड है, भारी तेल है। हैवी क्रूड का मतलब है उसमें सल्फर ज्यादा है, और सल्फर ज्यादा होने से जो थिकनेस है वो ज्यादा है, और ये ऐसी जो तेल होती है वो कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाती है, और अमेरिकी कंपनियां इस पर आग गड़ाए हुए थी। ये वही कंपनियां हैं, आप सब डीप स्टेट जानते होंगे। तेल की कंपनियां, रिफाइनरी, ये अमेरिका की डीप स्टेट हैं, जो वहां की सरकार को प्रभावित करती हैं कि आपको यह करना होगा। और जब जब तेल की ऐसी बात आती है, तो कभी इराक पर हमला करा दिया जाता है, तो कभी ईरान से दुश्मनी ली जाती है, और अब अमेरिका की आंख मिडिल ईस्ट से बदलकर लातिन अमेरिकी क्षेत्र में आ गई है। बहुत अमेरिकी कंपनियां इस नुकसान को सह रही थी। उन्हें लगा कि जब रशिया के साथ तेल व्यापार को लेकर बहुत सारे जिगजैग चल रहे हैं, भारत और चीन जैसे देश बहुत ज्यादा रूस से तेल ले रहे हैं, और लगातार प्रयासों के बावजूद ये दोनों नहीं माने, तो क्यों ना वेनेजुएला जो पास में है, जो इजी टू कैप्चर है, अब उस पर अटैक किया जाए। तो हैवी क्रूड ऑयल का लालच, पास में रहने का लालच, और वेनेजुएला पर प्रभाव करके वो सो कॉल्ड मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप साहब अपना अभियान लेकर चल रहे हैं ट्रंप 2.0 में, उन सबको एक साथ पूरा करने के लिए वेनेजुएला को शिकार बना दिया गया। और आरोप लगाया गया कि वो ड्रग्स का बहुत बड़ा कार्टेल देश है, नार्को स्टेट है। जबकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ड्रग उत्पादक कोलंबिया है, जहां कोकीन का उत्पादन होता है। यह ट्रैफिक रूट पे जरूर है। आप
जब उसके तेल के टैंकर जा रहे हैं वेनेजुएला का, आप उस पर अटैक कर रहे हो, आप उसको कैप्चर कर रहे हो। और उस पर कैप्चर करने का बहाना क्या है कि कोई इसी व्यापार को रोककर वो वेनेजुएला की इकोनॉमी को बर्बाद करके वेनेजुएला को अपने प्रभाव में लेना चाहता है, ड्रग्स से इसे जोड़कर देखता है। सच्चाई यह है कि अभी के हालात में जिस तरह ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जटिल होती जा रही है और जो ऑयल क्राइसिस है, ऑयल का जो गेम है, उसको देखते हुए अमेरिका और खासकर ट्रंप किसी भी स्थिति में अब वेनेजुएला के इन संसाधनों को अपने प्रभाव में लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अब आरोप चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तक की स्थिति यह है कि कुछ ऑफिशियल खबर तो नहीं थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से आया कि मादुरो को पकड़ लिया गया है। यह ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक अपुष्ट खबर आई। और कुछ ही देर पहले मैंने द हिंदू का जो दिखाया था उसमें साफ लिखा था लेख में कि वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा हम रिटेलिएट करेंगे। जब दुनिया इतनी उलझनों से गुजर रही थी, जियोपॉलिटिक्स तनावों से गुजर रही थी, अमेरिका ने एक और ऐसा काम किया, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे बहुत स्पष्ट है कि विश्व व्यवस्था और जटिल होती जाएगी, पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। वेनेजुएला ने रिटेलिएट किया, उधर चाइना रूस का क्या रिएक्शन है? और इन सब में एक प्रश्न उठता ही है कि यह सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है? बिना प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किए हुए अमेरिका किसी देश पर हमला करता है, तो क्या यह अभी भी पहले की ही 20वीं और 19वीं सदी का ही विश्व है जब कहा जाता था जिसकी लाठी उसकी भैंस? शक्तिशाली देश जिस पे चाह रहे हैं हमला कर दे रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र मौन है। सुधार की बहुत जरूरत है इतने हालातों के बाद, सभ्यता के इतने विकास के बाद। और वो यूएस जो अपने आप को सभ्यता का लीडर मानता है, जो अपने आप को दुनिया का लोकतंत्र का रक्षक मानता है, मानवाधिकारों का रक्षक मानता है, उसके द्वारा यह सब की गई हिमाकत यह बताती है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और अमेरिका सुधरा नहीं है। उसे जब जिस पर चाहेगा हमला करेगा और उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करेगा। बांग्लादेश में चाहे तख्ता पलट हो, नेपाल में जेनजी का मुद्दा हो, ईरान में अभी हाल ही में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और हमारी नजरें अगली बार वहां होंगी कि ईरान में क्या होने वाला है। और यह झुटलाया नहीं जा सकता कि कहीं ना कहीं इन सबके पीछे अमेरिकी हाथ होगा। और इसीलिए न केवल वैश्विक संदर्भ बल्कि भारत को भी बड़ा ही सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका जिस पर भी किसी भी राष्ट्र के अगर जियोपॉलिटिक्स को, उसकी राजनीति को अपने प्रभाव में लेना चाहता है तो इसी तरह आरोप लगाकर उस पर किसी भी तरह हमले की रणनीति बना लेता है, जो वास्तविक वैश्विक व्यवस्था के लिए, जो लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। तो पुनः समय है एक बड़े विमर्श का कि आखिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, 1945 की जो औलादे हैं, ब्रिटन वुड्स ट्विंस, चाहे आईएमएफ, चाहे WB वर्ल्ड बैंक हो, और या फिर यूएन ही क्यों ना हो, इन सब में एक व्यापक सुधार की जरूरत आन पड़ी है। यह बात तो मानी जा सकती है कि वेनेजुएला में ड्रग्स की समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हम यह सोच सकते हैं कि अमेरिका ने इसी ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला पर तब अटैक किया होता जब वहां तेल नहीं, केवल बनाना या कॉफी की अर्थव्यवस्था होती? मतलब अगर वेनेजुएला तेल की जगह कोई एग्रीकल्चर देश होता तो क्या अमेरिका तब भी ऐसा करता? तो इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट है, ना। यह केवल अमेरिका का स्वार्थ है, नैतिकता का मुखौटा है अमेरिका का। अगर वो संपन्न देश नहीं होता, अमेरिका किसी भी लोकतंत्र और किसी ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए वहां नहीं गया है। बड़ा स्पष्ट है कि तेल के संसाधनों पर प्रभुत्व करना है, इसलिए वो नार्को का या फिर एक तरह से लोकतंत्र का बहाना ले रहा है, और उसके मूल में केवल यह है कि जल्द से जल्द वेनेजुएला के इन संसाधनों पर कब्जा किया जाए।